तो जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल ACP 350 में। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी और एनसीईआरटी में क्लास 6 की हिस्ट्री की बुक हम पढ़ रहे हैं, जिसका चैप्टर 2 यानी कि हमारे अतीत भाग 1 बुक का नाम है। क्लास 6 की है और जी जिसमें कि अध्याय 1 हम कर चुके हैं, अध्याय 2 हम करने जा रहे हैं। तो चलिए, जैसा कि हम आपको बताते रहते हैं कि ये एक बेहतर तरीका है कम समय में ज्यादा अध्ययन करने का। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अध्याय 2 यानी कि चैप्टर 2। चैप्टर 2 नाम है आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक, यानी कि शिकार से खाद्य संग्रह, आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक, यानी शिकार से भोजन उत्पादन खुद करने तक की बात है और उसको संग्रह करना यानी खाने पीने की चीजों को स्टोरेज करना। तो चलिए शुरू करते हैं तुषार की रेल यात्रा से। तो ये जो आप चेहरा देख रहे हैं ये तुषार हैं और इनकी रेल यात्रा क्या है उसको पढ़ेंगे। तुषार अपने एक रिश्तेदार की शादी में दिल्ली से चेन्नई जा रहा था। रेल में उसे खिड़की वाली सीट मिल गई, जहां से वह बाहर का नजारा देखने में मग्न हो गया। ओह, तुषार रेल में बैठ गए साइड विंडो पर और मग्न है, बाहर का नजारा देख रहे हैं। तेज दौड़ती गाड़ी ने तेज दौड़ती गाड़ी से उसने देखा कि पेड़ पौधे, घर, खेत खलिहान बड़ी तेजी से पीछे की ओर छूटते चले जा रहे थे। तभी उसके चाचा ने उसके कंधे पर हाथ रखा। चाचा आ गए साहब। कंधे पे हाथ रख दिया और कहा, क्या कह रहे हैं कि पता है लोगों ने मात्र 150 साल पहले, यानी कि 150 साल तो उन्हें मात्र लग रहे हैं। मात्र 150 साल पहले रेल से यात्रा करनी शुरू की थी। बस तो इसके कुछ दशक बाद आई। बस मतलब कि वो BUS वाली बस, वाहन वाहन वाली बस। बस तो इसके कुछ दशक बाद आई है। तुषार सोचने लगा कि जब लोगों के पास आने जाने के लिए तेज रफ्तार वाली सवारियां नहीं थी, तो क्या वे यात्रा नहीं करते थे? क्या वे अपनी सारी जिंदगी एक ही जगह पर बिता दिया करते थे? नहीं, ऐसी बात नहीं थी। तो कैसी बात थी? बात थी ऐसी कि यहाँ पढ़ेंगे हम पहले। आरंभिक मानव, आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे? इस प्रश्न का हमको जवाब मिलेगा यहाँ कि वो इधर उधर क्यों घूमते थे। हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। आज हम उन्हें आखेटक, खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता है। यानी कि वो भोजन का इंतजाम करते थे, उसको इकट्ठा करते थे, स्टोर करते थे। इसके आधार पर उनका नाम हम इस तरह से लेते हैं, खाद्य संग्राहक वगैरह वगैरह। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियां और चिड़ियां पकड़ते थे, फल, मूल, दाने, पौधे, पत्तियां, अंडे इकट्ठा किया करते थे। तो ये खाने की चीजें, ये उनका भोजन था, भोजन के स्रोत थे जिनको वे इकट्ठा करते थे। आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। ऐसा करने के कई कारण थे। ऐसा करने के क्या कारण थे? पहला कारण यह कि अगर वे एक ही जगह पर ज्यादा दिनों तक रहते तो आसपास के पौधों, फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे। इसीलिए और भोजन की तलाश में इन्हें दूसरी जगहों पर जाना पड़ता था। और दूसरा कारण यह है कि जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरण और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे या जाया करते हैं। इसलिए इन जानवरों का शिकार करने वाले लोग भी इनके पीछे पीछे जाया करते होंगे। मतलब फिर इनको शिकार करने वाले लोग, आदि मानव, इनके पीछे पीछे जाते होंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तीसरा कारण यह है कि पेड़ों और पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं, नो डाउट अलग अलग मौसम में आते हैं। इसलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते होंगे। यानी कि जहां जैसा मौसम, उस तलाश में उस हिसाब से ये लोग जो है इधर उधर घूमते रहते थे। और चौथा कारण यह है कि पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधों का जीवित रहना संभव नहीं होता और पानी झीलें झीलों, झरनों तथा नदियों में ही मिलता है। यद्यपि कई नदियां और झीलों का पानी कभी नहीं सूखता। कुछ झीलें और नदियां
नदियों में पानी बारिश के बाद भी मिल पाता है, इसलिए ऐसी झीलों और नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता होगा। ठीक, ये तो था चौथा कारण। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है। आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है, तो आइए देखते हैं कैसे मिलती है। पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली हैं जिनका निर्माण और उपयोग आखेटक खाद्य संग्राहक किया करते थे। यह संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए हों। इनमें से पत्थरों के औजार आज भी बचे हैं। हाँ, क्योंकि लकड़ियों को दीमक खा गई होगी, लोहे को जंग लग गई होगी, लेकिन पत्थर वैसा का वैसा है। इनमें से कुछ औजारों का उपयोग फल फूल काटने, हड्डियों और मांस को काटने तथा पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। कुछ के साथ हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले और बाण जैसे हथियार बनाए जाते थे। कुछ औजारों से लकड़ियां काटी जाती थी। लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोंपड़ियों और औजार बनाने के लिए भी किया जाता था। तो लकड़ी का उपयोग और किस किस लिए था? ईंधन के रूप में, झोंपड़ियों बनाने के रूप में, औजार बनाने के रूप में, और यहाँ जैसे मुट्ठे, लकड़ी के मुट्ठे बनाने के रूप में, हैंडल जिसको बोलते हैं, ग्रिप हाथ में पकड़ने वाला, उसके रूप में भी किया जाता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। हा, क्या सुंदर सुंदर फोटो हैं, क्या सुंदर सुंदर फोटो हैं। पत्थर के औजारों का उपयोग बाएं, यानी कि बाएं बोले तो लेफ्ट, यानी कि ये लेफ्ट राइट, बाएं इंसान के खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए किया जाता था। जैसे कि ये कोई पेड़ है, मान लीजिए ये आलू का पौधा है, और ये इतना जमीन से ऊपर है और ये जमीन के नीचे इसकी जड़ है, या यहाँ पे आलू है। तो ये हाथ देख रहे हैं आप, ये पत्थर से, ये वाला जो देख रहे हैं औजार, ये नुकीला पत्थर यहाँ से इसको ग्रिप करके पकड़ा हुआ है, और ये नुकीली नोक से इसको ऐसे ऐसे खोद रहा है, जड़ निकाल रहा है। समझ गए? और दाएं यानी कि राइट में जानवरों की खाल से बने वस्त्रों को सिलने के लिए किया जाता था। ये ऐसे करके नुकीला है इस तरह से, तो इतना हिस्सा तो ये मुट्ठी में पकड़ रखा है, और ये जो नोक है ये इससे जो ये यहाँ पे देखो छेद कर रहा है। एक छेद ये बनाया, एक छेद ये बनाया, एक छेद ये बना रहा है, और ये जो है चमड़ा है किसी पशु का, इससे जो कपड़ा बना रहा है ये, ठीक है, सिल रहा है। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं, इतना काफी है। अगला टॉपिक है हमारा रहने की जगह निर्धारित करना। रहने की जगह निर्धारित करना। मानचित्र 2 में देखो, बाद में देखेंगे, पहले पढ़ ले रहे हैं। लाल त्रिकोण वाले स्थान वे पुरास्थल हैं जहां पर आखेटक खाद्य संग्राहकों के होने के प्रमाण मिले हैं। इसके अलावा भी और कई स्थानों पर आखेटक खाद्य संग्राहक रहते थे। मानचित्र में सिर्फ कुछ गिने चुने स्थान ही चिन्हित किए गए हैं। कई पुरास्थल नदियों और झीलों के किनारे पाए गए हैं। चलिए मानचित्र 2 देखिए, त्रिकोण से बताया था ना, तो देखो एक तो ये भीमबेटका, तो एक ये इसमें तो त्रिकोण, अच्छा और भी है, ये हुगसी है, कुरनूल की गुफाएं हैं। तो ये क्या है? त्रिकोण से जो दिखाए जा रहे हैं ये हैं पुरा पाषाणिक पुरास्थल, और ये जो स्क्वायर शेप से दिखाए गए नवपाषाणिक हैं, और रिंग से दिखाए गए ग्रीन रिंग से महापाषाणिक हैं, और ये इस तरह से डायमंड की तरह से बेंजीन की तरह से दिखाए गए आरंभिक गांव हैं, और स्टार से दिखाए गए आधुनिक नगर हैं। तो ये आप पढ़ लेना, कुछ महत्वपूर्ण पुरास्थल मानचित्र में। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि हमने यहाँ पढ़ा था कि पुरास्थल नदियों और झीलों के किनारे पाए गए हैं, इसका अगला भाग, चूंकि पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे, इसलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते रहते थे जहां अच्छे पत्थर मिल सके। वो पत्थरों से औजार बनाते थे ना, तो अच्छे पत्थरों की तलाश में ऐसी जगहों को ढूंढते थे जहां अच्छे पत्थर मिल सके। आइए देखते हैं भीमबेटका क्या है। आधुनिक मध्य प्रदेश में है। इस पुरास्थल पर गुफाएं व कंदराएं मिली हैं। लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि यहाँ उन्हें बारिश, धूप और हवाओं से राहत मिलती थी। ये गुफाएं नर्मदा घाटी के पास हैं।
क्या तुम बता सकते हो कि रहने के लिए लोगों ने यह जगह क्यों चुनी होगी? तो ये तो इन्होंने खुद बता दिया ना, बारिश, धूप और हवाओं से राहत मिलती थी इसलिए चुनी थी। आगे बढ़िए। शैल चित्रकला, इनसे हमें क्या पता चलता है? देखिए, ये चित्र बनाने की कोशिश की है कि ये जो है, ये कोई जानवर, एनिमल भाग रहा है, ये उसके पीछे कोई आदि मानव है। एक शैल चित्र, इस चित्र के बारे में बताओ। क्या बताएं, चित्र खुद अपने बारे में बता रहा है। जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनमें से कुछ की दीवारों पर चित्र मिले हैं। इनमें कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश की गुफाओं से मिले चित्र हैं। इनमें जंगली जानवरों का बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है। ये हैं गुफाएं। आ जाइए। पुरास्थल किसको कहते हैं, उसका उदाहरण देखिए। उदाहरण मतलब डेफिनेशन। पुरास्थल किसको कहते हैं? उस स्थान को कहते हैं जहां औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में वे उन्हें वहीं छोड़ गए। ठीक है। ये जमीन के ऊपर, अंदर, कभी कभी समुद्र और नदी के तल में भी पाए जाते हैं। इन पुरास्थलों के बारे में आपको अगले अध्याय में बताया जाएगा। ठीक है। आग की खोज। मानचित्र 2 में कुरनूल गुफा ढूंढो। ढूंढने की आवश्यकता नहीं, हमें बताई थी। प्रश्न 13 पर है, यहाँ राख के अवशेष मिले हैं। इसका मतलब यह है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। हाँ, सो सिंपल। अगर राख के अवशेष मिले हैं तो मतलब आग जली होगी। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया गया होगा, जैसे कि प्रकाश के लिए, मांस भूनने के लिए और खतरनाक जानवरों को दूर आदि भगाने के लिए। ठीक। आज हम आग का उपयोग किस लिए करते हैं? तो ठीक है, ये बात अपने नोट में लिखो आप। नाम और तिथियां। क्या जी? नाम और तिथियां। हम जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं, पुरातत्वविदों ने उसके उनके बड़े बड़े नाम रखे हैं। आरंभिक काल को वे पुरापाषाण काल कहते हैं। पुरापाषाण है पत्थर का पुराना काल। पाषाण मतलब पत्थर से है, पुरा मतलब पुराने से है, ओल्ड। यह दो शब्दों, पुरा यानी प्राचीन, और दिया है आगे इसमें विश्लेषण, और पाषाण यानी कि पत्थर से बना है। यह नाम पुरास्थलों से प्राप्त पत्थरों के औजारों के महत्व को बताता है। पुरापाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। इस काल को 3 भागों में विभाजित किया गया है: आरंभिक, मध्य एवं उत्तर पुरापाषाण युग। 3 में डिवाइड है। कौन कौन से? आरंभिक, मध्य एवं उत्तर पुरापाषाण युग। ठीक। मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान घटित हुई। 99% कहानी मानव इतिहास की इसी काल में घटित हुई। जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे मेसोलिथ यानी कि मध्य पाषाण युग कहते हैं। इसका समय लगभग 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक माना गया है। इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। इन्हें माइक्रोलिथ यानी कि लघु पाषाण कहा जाता है। प्रायः इन औजारों में हड्डियां या लकड़ियों के मुट्ठे लगे हांसिया और आरी जैसे औजार मिलते थे। साथ साथ पुरापाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान बनाए जाते रहे। अगले युग की शुरुआत लगभग 10,000 साल पहले से होती है। इसे नवपाषाण युग कहा जाता है। नवपाषाण का क्या मतलब होता है? नवपाषाण का क्या मतलब होता है? इनमें हमने कुछ स्थानों के नाम दिए हैं। अगले अध्याय में तुम्हें ऐसे अनेक नाम मिलेंगे। अक्सर हम पुराने स्थानों के लिए उन नामों का प्रयोग करते हैं जो आज प्रचलित हैं, क्योंकि हमें ज्ञात नहीं है कि उस काल में इनके क्या नाम रहे होंगे। ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। बदलती जलवायु। अगली हेडिंग है हमारी बदलती जलवायु।
बदलती जलवायु। ओके। लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। इससे हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरी और गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रह सकते थे। जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वे भी इनके पीछे आए और इनके खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। हो सकता है कि तब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी जरूरत के अनुसार पालने की बात सोचने लगे हों। साथ ही इस काल में मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई थी। यानी कि मछली भी इस काल में भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई थी। अगली हेडिंग है हमारी खेतों और पशुपालन की शुरुआत। खेती और पशुपालन की शुरुआत। इसी दौरान उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूं, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगाए जाने लगे थे। शायद महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया होगा। साथ ही वे यह सीखने लगे होंगे कि यह अनाज कहाँ उगते थे और कब पककर तैयार होते थे। ऐसा करते करते लोगों ने इन औजारों को खुद पैदा करना सीख लिया होगा। इन अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया होगा। इस प्रकार धीरे धीरे वे कृषक बन गए होंगे। इसी तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाया होगा। सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया वह कुत्ते का पूर्वज था। तो सबसे पहले जो पशु पाला गया या जानवर जिसको पालतू बनाया गया वो क्या था? वो कुत्ते का जंगली पूर्वज था। धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय और सूअर जैसे जानवरों को अपने घरों के नजदीक आने को उत्साहित करने लगे। ऐसे जानवर झुंड में रहते थे और ज्यादातर घास खाते थे। अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों के आक्रमण से इनकी सुरक्षा किया करते थे और इसी तरह धीरे धीरे वे पशुपालक बन गए होंगे। तो कृषक कैसे बने, खेती की शुरुआत कैसे हुई ये हमने पढ़ा, और पशुपालक कैसे बने ये हमने पढ़ा। तो क्या तुम बता सकती हो कि सबसे पहले कुत्तों को ही पालतू क्यों बनाया गया? तो बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए कि कुत्ते को पालतू क्यों बनाया हुआ। अब बसने की प्रक्रिया शुरू हो रही है। डब्बे को पढ़ेंगे पहले। लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को बसने की प्रक्रिया का नाम दिया गया है। अपनाए गए ये पौधे तथा जानवर अक्सर जंगली पौधों तथा जानवरों से भिन्न होते हैं। इसकी वजह यह है कि बसने की प्रक्रिया की दिशा में अपनाए गए पौधों और जानवरों को लोग चयन करते हैं। उदाहरण, यानी कि ये लोग ये कहना चाह रहे हैं कि जो जंगली चीज है, चाहे वो पौधा है चाहे वो पशु है, वो अलग होता है और जो पालतू है वो अलग होता है और इनके नेचर भी अलग अलग होंगे, अवश्य ही अलग होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। के तौर पर लोग उन्हीं पौधों तथा जानवरों का चयन करते हैं जिनके बीमार होने की संभावना कम हो। यही नहीं, लोग उन्हीं पौधों को चुनते हैं जिनसे बड़े दाने वाले अनाज पैदा होते हैं, साथ ही जिनकी मजबूत डंठल अनाज के पके दानों के भार को संभाल सके। ऐसे पौधों के बीजों को संभाल कर रखा जाता है ताकि फिर से उगाने के लिए उनके गुण सुरक्षित रह सकें। उन्हीं जानवरों को आगे प्रजनन के लिए चुना जाता है जो आमतौर पर अहिंसक होते हैं, यानी कि हिंसा नहीं करते या आक्रामक नहीं होते, हमला नहीं करते। इसलिए हम देखते हैं कि पाले गए जानवर तथा कृषि के लिए अपनाए गए पौधे जंगली जानवरों तथा पौधों से धीरे धीरे भिन्न होते गए, यानी डिफरेंस आता गया उनमें। मिसाल के तौर पर जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवरों के दांत और सींग छोटे होते हैं। ओके, इन दांतों को देखो, इनमें से कौन सा जंगली सुअर का है और कौन सा पालतू का है। कौन से दांत, ये जो देखे। तो जैसा कि अभी हमने पढ़ा उसके हिसाब से और एक कॉमन सेंस के हिसाब से ये वाला दांत जो है ये है पालतू का और ये बड़ा वाला जो है ये है जंगली का। ओके, हाँ, तो बसने की प्रक्रिया पूरी दुनिया में धीरे धीरे चलती रही। यह करीब 12,000 साल पहले शुरू हुई। वास्तव में आज हम जो भोजन करते हैं
इसी बसने की प्रक्रिया की वजह से है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलों में गेहूं तथा जौ आते हैं। उसी तरह सबसे पहले पालतू बनाए गए जानवरों में कुत्ते के बाद भेड़ बकरी आती है। यानी कि सबसे प्राचीन फसलें कौन सी हैं? गेहूं की और जौ की। और सबसे प्राचीन यानी कि सबसे पहले पालतू जो बनाए गए जानवर वो कौन थे? सबसे पहला कुत्ता था, यानी जंगली कुत्ते का पूर्वज, उसके बाद भेड़ और बकरी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है एक नए जीवन की शैली। क्या जी? एक नए जीवन की शैली। तो चलिए शुरू करते हैं। तुम किसी पौधे के बीज को बोकर देखो, तुम पाओगी कि इसे विकसित होने में कुछ वक्त लगता है। इसमें कुछ दिन, महीने या फिर साल तक लग सकता है। इसलिए जब लोग पौधे उगाने लगे तो उनकी देखभाल के लिए उन्हें एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ा था। सही बात है कि पता चला कि घुमंतु हैं, या पौधे बो दिए, उसके बाद वो आगे निकल गए, तो फिर उसकी देखभाल कौन करेगा? पानी कौन देगा? या फिर जानवरों से उनको कौन बचाएगा? इसलिए उनको वहीं रहना पड़ता था। तो बीज बोने से लेकर फसलों के पकने तक, पौधों की सिंचाई करने, खरपतवार हटाने, जानवरों और चिड़ियों से उनकी सुरक्षा करने जैसे बहुत से काम शामिल थे। कटाई के बाद अनाज का उपयोग बहुत संभाल कर करना पड़ता था। अच्छा जी, अनाज को भोजन और बीज दोनों ही रूपों में बचा कर रखना आवश्यक था, इसलिए लोगों को उसके भंडारण की बात सोचनी पड़ी। तो ये देख रहे हैं आप, बीज के रूप में, खाद के रूप में, उपहार के रूप में, भंडारण के रूप में, क्या इसका अनाज का उपयोग। तो कहाँ तक थे? भंडारण की बात सोचनी पड़ी। बहुत से इलाकों में लोगों ने मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए, टोकरियां बुनी या फिर जमीन में गड्ढा खोदा। क्या तुम्हें लगता है कि शिकारी या भोजन संग्रह करने वाले बर्तन बनाते और उनका प्रयोग करते होंगे? अपने जवाब का कारण भी बताना है आपको। जानवर चलते फिरते खाद्य भंडार। जानवर क्या है? चलते फिरते खाद्य भंडार है। कैसे? जानवर बच्चे देते हैं, उनकी संख्या बढ़ती है। अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो इनकी संख्या बढ़ती ही है, और साथ ही इनसे दूध भी प्राप्त हो सकता है। और हो सकता है, क्या होता है, जो भोजन का एक अच्छा स्रोत है। यही नहीं, जानवरों से हमें मांस भी मिलता है। दूसरे शब्दों में पशुपालन भोजन के भंडारण का एक तरीका है। भोजन के भंडारण का एक तरीका है, मतलब कि एक तरह से स्टोरी मान लो कि, मान लो बकरी अगर पाल रहे हैं आप, तो वो भी एक भंडारण ही है। उसको आप डेयरी कह सकते हैं दूध की। सुबह हुई और उसको काढ़ लिया, अगली सुबह हुई फिर काढ़ लिया। तो उसके दूध को स्टोर करने के लिए अलग से कोई टैंक नहीं बनाना पड़ रहा, वो उसी में स्टोर रह रहा है। तो इसलिए इन्होंने क्या कहा है कि जानवर चलते फिरते खाद्य भंडार। भोजन के अतिरिक्त जानवरों से और क्या क्या मिल सकता है? आज जानवरों का उपयोग किस लिए होता है? तो वो चीज आपको बतानी है कमेंट बॉक्स में। आओ आरंभिक कृषकों और पशुपालकों के बारे में पता करें। तो चलिए मानचित्र 2 पृष्ठ संख्या 13 देखो, देख लेंगे। क्या तुम्हें कई नीले वर्ग दिख रहे हैं? पता है, इनमें से प्रत्येक बिंदु उस जगह को दर्शाता है जहां पुरातत्वविदों को शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिले हैं। ये पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण पश्चिमोत्तर क्षेत्र में, आधुनिक कश्मीर में, यानी कि आधुनिक कहाँ है ये जगह? कश्मीर में है। और पूर्वी तथा दक्षिण भारत में पाए गए हैं। वास्तव में ये निर्दिष्ट स्थान कृषकों और पशुपालकों की बस्तियां थी या नहीं, इसे सोचने के लिए वैज्ञानिक खुदाई में मिले पौधों और पशुओं की हड्डियों के नमूने का अध्ययन करते हैं। इनमें से रोचक जले हुए अनाज के दानों के अवशेष हैं। ऐसा लगता है कि ये गलती से या फिर जानबूझकर जलाए गए होंगे। वैज्ञानिक इन अनाजों के दानों की पहचान कर सकते हैं। इस तरह हमें पता चलता है कि इस उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बहुत सारी फसलें उगाई जाती रही होंगी। वैज्ञानिक विभिन्न जानवरों की हड्डियों की भी पहचान कर सकते हैं। वैज्ञानिक क्या कर सकते हैं? विभिन्न जानवरों की हड्डियों की पहचान। स्थायी जीवन की ओर। तो अगली हेडिंग क्या है हमारी? स्थायी जीवन की ओर। पुरातत्वविदों को कुछ पुरास्थलों पर झोंपड़ियों और घरों के निशान मिले हैं, जैसे कि बुर्जहोम, वर्तमान कश्मीर में है, के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे। वाह! यानी कि क्या बनाते थे? बेसमेंट बनाते थे।
जिन्हें गर्तवास कहा जाता है। तो बेसमेंट को क्या कहा जाता था? गर्तवास। इसमें इनमें उतरने के लिए सीढ़ियां होती थी। इससे उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती होगी। हाँ, जब ठंड लगती होगी तो नीचे चले जाते होंगे, नीचे बने हुए घरों में। पुरातत्वविदों की को झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगह मिली है। यानी कि झोपड़ी घर के अंदर और बाहर दोनों जगह आग के निशान मिले हैं जले होने के। ऐसा लगता है कि मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे। हाँ, सही बात है। बारिश होती होगी या फिर ज्यादा गर्मी पड़ती होगी तो बाहर बनता होगा, और आंधी तूफान या ज्यादा सर्दी होती होगी तो अंदर बनाते होंगे। और आज भी ऐसा होता है कई जगहों पे। एक गर्तवास का चित्र बनाओ। यह चित्र बना के दिखा दो इन्हें। हम बना दें। लो, ये जमीन है, ये जमीन पे एक पेड़ है, और ये सीढ़ियां बना दी हमने नीचे उतरने की, और ये रहा हमारा घर। ये इसमें बेड पड़ा है, आप लोग सो जाओ इस पे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। बहुत सारी जगहों से पत्थर के औजार मिले हैं। ओके। इनमें से कई ऐसे जो पुरापाषाण युगीन उपकरणों से भिन्न हैं, इसलिए इन्हें नवपाषाण युग का माना गया है। इनमें वे औजार भी हैं जिनकी धार को और अधिक पैना करने के लिए उन पर पॉलिश चढ़ाई जाती थी। ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज तथा वनस्पतियों को प्राप्त अन्य चीजों को पीसने के लिए किया जाता था। आज हजारों साल बाद भी ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता है। ओखली मूसल समझ रहे हैं आप? धनकोटा बोलते हैं कहीं कहीं, कहीं कहीं मूसल बोलते हैं। लकड़ी का होता है वैसे। और ओखली वो गड्ढा बना लेते हैं आंगन में, उसमें पीसते हैं, कूटते हैं ज्यादातर धान वगैरह, चावल वगैरह। उसी तरह प्राचीन प्रस्तरयुगीन औजारों का निर्माण और प्रयोग लगातार होता रहा। कुछ औजार हड्डियों से भी बनाए जाते थे। कुछ औजार हड्डियों से भी बनाए जाते थे। वाह, कितना सुंदर चित्र देख रहे हो। लिखा है कि नवपाषाण युग के कुछ उपकरण। आज के लिए तो ये पत्थर ही है, लेकिन उस समय क्या थे? ये उपकरण थे, और एक महान उपलब्धि भी रहे होंगे। देख लो गौर से। चलिए आगे बढ़ते हैं। नवपाषाण युग के पुरास्थलों से कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं। कभी कभी इन पर अलंकरण भी किया जाता था। बर्तनों का उपयोग चीजों को रखने के लिए किया जाता था। धीरे धीरे लोग बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए भी करने लगे। चावल, गेहूं तथा दलहन जैसे अनाज अब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए थे। इसके साथ साथ अब लोग कपड़े भी बुनने लगे थे। इसके लिए कपास जैसे आवश्यक पौधे उगाए जा सकते थे। तो ये जो आप देख रहे हैं मटका, दूध का मटका जिसमें दूध चलता है, वही है ना? बिल्कुल सेम टू सेम। क्या तुम कल्पना कर सकती हो कि इस पात्र में क्या रखा होगा? इसमें या तो जौ होंगे, या गेहूं होंगे, या फिर दूध होगा, या फिर बहुत से बहुत पानी होगा। आगे बढ़ते हैं। क्या क्या ये परिवर्तन हर जगह एक साथ ही आ गए होंगे? ऐसी बात नहीं है। एक तरफ जहां कई जगहों पर स्त्री पुरुष शिकार और भोजन संग्रह करने का काम करते थे, वहीं अन्य लोगों ने हजारों साल के दरमियान धीरे धीरे खेती और पशुपालन को अपना लिया। बहुत जगह लोग मौसम के मुताबिक बदल बदल कर अपनी जीविका चलाया करते थे। तो अगली हेडिंग रही हमारी सूक्ष्म निरीक्षण। मेहरगढ़ की सूक्ष्म निरीक्षण। मेहरगढ़ में जीवन मेहरगढ़ में जीवन मृत्यु। तो मानचित्र 2, पृष्ठ संख्या 13 में मेहरगढ़ ढूंढो। यह ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहां के स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले जौ, गेहूं उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा। यहाँ विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियां मिली हैं। इनमें हिरण तथा सूअर जैसे जंगली जानवरों तथा भेड़ बकरियों की हड्डियां हैं। मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज्यादा कमरे हैं, जिनमें से कुछ संभवतः भंडारण के काम आते होंगे। मृत्यु के बाद सामान्यतया मृतक के सगे संबंधी उसके प्रति सम्मान जताते हैं। लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखे जाते
थे। तो ये रहा हमारा एक चित्र, यहाँ आप देख रहे हैं कि मेहरगढ़ के घर का चित्र। मेहरगढ़ के घर शायद ऐसे दिखते हो। तुम जिस घर में रहते हो उसके साथ इस घर की क्या समानता है। तो ये आप देख रहे हैं, एक कमरा, दो कमरे, तीन और चार, चार कमरों का घर है। छोटे छोटे रास्ते हैं, ये शायद एंट्रेंस होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेहरगढ़ में ऐसी कई कब्रें मिली हैं। एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया था। संभवतः इसे परलोक में मृतक के खाने के लिए रखा गया होगा। तो जैसा कि आप ये कब्र यहाँ देख रहे हैं, मेहरगढ़ की कब्र का चित्र, क्या तुम बकरी के कंकाल को पहचान सकते हो। बिल्कुल पहचान सकते हैं। ये जो टेढ़ी पड़ी है यहाँ पे, ये बकरी है। अभी दिखाते हैं आपको। ये एक बकरी तो ये रही, और एक बकरी ये रही, और ये जो पड़ा है ये आदमी पड़ा है। और उसको दफन करने का तरीका आप देखें कैसे हैं। इसके पैर कितने लंबे हैं, आज के इंसानों से पैर कितने लंबे हैं। और ये देखिए पसलियों का एरिया कितना लंबा है, और हाथ कितने लंबे हैं। और किस तरह से इसको दफन किया है, मतलब कि ऐसे तीन काई बना हुआ है, ये जैसे सो रहा हो। और साइड में एक बकरी इधर है और एक बकरी इधर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अन्यंत्र पढ़ते हैं। अन्यंत्र में क्या है कि फ्रांस में गुफा में की गई चित्रकारी। अपने एटलस में फ्रांस ढूंढो। यह चित्र फ्रांस की एक गुफा का है। इस पुरास्थल की खोज लगभग 100 साल पहले 4 स्कूली छात्रों ने की थी। इस तरह के चित्र लगभग 20,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले के बीच बनाए गए होंगे। इनमें कई जानवरों के चित्र हैं। इनमें जंगली घोड़े, गाय, भैंस, गेंडा, रेंडियर, बारहसिंगा और सूअरों के गहरे चमकीले रंगों से चित्रित किया गया है। ये देख रहे हैं आप, ये ये होगा जहां तक है गेंडा है, ये होगा जंगली सूअर। चलिए जो भी है, इन रंगों को लौह अयस्क और चारकोल जैसे खनिज पदार्थों से बनाया जाता था। यह संभव है कि इन चित्रों को उत्सव के अवसर पर बनाया जाता था, या फिर इन्हें शिकारियों द्वारा शिकार पर निकलने से पहले कुछ अनुष्ठानों के लिए बनाया गया होगा। तो क्या तुम इन्हें बनाने का कोई और कारण बता सकते हो। यदि हाँ तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, हम इंतजार करेंगे। आ जाइए। एक नवपाषाणिक पुरास्थल। एटलस में तुर्की ढूंढो। नवपाषाण युग के सबसे प्रसिद्ध पुरास्थलों में एक चताल युग तुर्की में है। यहाँ दूर दराज स्थानों में कई चीजें लाई जाती थी और उनका उपयोग किया जाता था, जैसे सीरिया में लाया गया चकमक पत्थर, लाल सागर की कोड़ियों तथा भूमध्य सागर की सीपियां। ध्यान रहे कि उस समय तक पहिए वाले वाहन का विकास नहीं हुआ था। लोग सामान खुद या जानवरों की पीठ पर लाद कर ले जाया करते थे। बताओ कौड़ियों तथा सीपियों का क्या उपयोग होता होगा। तो ये बात आपको बतानी है, ये बात आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में। उपयोगी शब्द क्या क्या रहे। तो उपयोगी शब्द रहे आखेट और संग्राहक, दूसरा पुरास्थल, तीसरा उद्योग स्थल, चौथा आवासीय स्थल, पांचवा पुरापाषाण, मध्यपाषाण, लघुपाषाण, कृषक, पशुपालक, नवपाषाण और कब्र। तो इन शब्दों के क्या मतलब हैं, कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। और कमेंट बॉक्स में बताएं या ना बताएं, अपनी डायरी में अवश्य लिखें, ताकि आपको ये चीजें याद रहें। और लिखने से चीजें ज्यादा पक्की हो जाती हैं। तुम आज से 12,000 साल पहले पत्थर की एक गुफा में रहते हो। पृष्ठ 14 पर देखो। तुम्हें मामा गुफा की एक भीतरी दीवार पर चित्र बना रहे हैं। यानी तुम्हारे जो मामा हैं वो गुफा की एक भीतरी दीवार पर चित्र बना रहे हैं और तुम उनकी सहायता करना चाहते हो। तुम रंग बनाओ, रेखाएं खींचोगे या फिर उनमें रंग भरोगे। तुम्हारे मामा तुम्हें कौन कौन सी कहानियां सुनाएंगे, ये सब बात आप कमेंट बॉक्स में लिख देना। आओ याद करें। क्या याद करें, इन वाक्यों को पूरा करो। आखेटक खाद्य संग्रह गुफाओं में इसलिए रहते थे कि वे धूप, धूल, मिट्टी, बारिश और सर्दी से बच सके, है ना। बाकी आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, और कमेंट बॉक्स में ना लिखो तो ये एक प्रकार की एक्सरसाइज है, रफ पेपर पे कर लेना, ठीक है। घास वाले मैदानों का विकास साल पहले हुआ, कितने साल पहले हुआ, तो अपना देखते रहना। अभी तो पढ़ के आए हैं, और ना अगर याद हो तो दोबारा पढ़ लेना वीडियो को वापस करके।
खेती करने वाले लोग एक स्थान पर लंबे समय तक क्यों रहते थे? इसका जवाब देना है आपको। तीसरा है कि पुरातत्वविद ऐसा क्यों मानते हैं कि मेहरगढ़ के लोग के पहले केवल शिकारी थे और बाद में उन्हें पशुपालन ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया? ये बात भी आपको बतानी है। तो आ जाओ थोड़ी सी चर्चा और कर लें। अच्छा आओ चर्चा करें, वही था वो, ये तिथियां वगैरह होंगी इसमें। नंबर 4 है कि आखेटक खाद्य संग्रह एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्यों घूमते थे? उनकी यात्रा और आज की हमारी यात्रा के कारणों में क्या समानता है या क्या विभिन्नताएं हैं वो बतानी है। पांचवा है आखेटक खाद्य संग्रह आग का उपयोग किन किन चीजों के लिए करते थे? क्या तुम आज आग का उपयोग इनसे किस चीज के लिए करोगे ये बताना है आपको। 6 नंबर है कृषकों पशुपालकों को तथा पशुपालकों का जीवन आखेटक खाद्य संग्रहों के जीवन से कितना भिन्न था? 3 अंतर बताने हैं आपको। यानी कि जो कृषक और पशुपालकों का जीवन था वो आखेटक तक खाद्य संग्रह से कितना भिन्न था वो आपको बताना है। और करके क्या देखना है आपको, ऐसे 2 काम लिखें जिन्हें आज महिलाएं और पुरुष दोनों करते हैं। 2 ऐसे काम बताओ जिन्हें सिर्फ महिलाएं ही करती हैं और 2 वे जिन्हें सिर्फ पुरुष ही करते हैं। अपनी सूची की अपने 2 साथियों की सूचियों से तुलना करो। क्या तुम्हें इनमें कोई समानता या भेद दिखाई दिया वो हमें आप कमेंट बॉक्स में बताना। 8वीं एक्टिविटी करनी है आपको, तुम जिन अनाजों को खाते हो उनकी एक सूची बनाओ। उन अनाजों को क्या तुम स्वयं उगाते हो? अगर हाँ तो एक तालिका बनाकर उसकी खेती की विभिन्न अवस्थाओं को दिखाओ। अगर नहीं तो एक तालिका बनाकर दिखाओ कि ये अनाज किसान से लेकर तुम्हारे पास तक कैसे पहुंच रहे हैं। तो ये एक्टिविटी आपको करनी है। यहाँ पे हमारा चैप्टर समाप्त हो जाता है। हमारे पास कुछ महत्वपूर्ण तिथियां हैं, इनको और देख ले लें। मध्य पाषाण युग रहा 12,000 से 10,000 साल पहले। बसने की प्रक्रिया का आरंभ लगभग 12,000 साल पहले हुआ और नवपाषाण युग का आरंभ लगभग 10,000 साल पहले। मेहरगढ़ की बस्ती का आरंभ लगभग 8,000 साल पहले। तो ये था हमारा चैप्टर 2 और हम पढ़ रहे थे कक्षा 6 की हमारे अतीत, क्लास 6 हिस्ट्री की बुक चल रही थी, पार्ट 1 हमारे अतीत। और ये एनसीईआरटी हम कवर कर रहे हैं, 6 से 12 तक कवर करेंगे सारे सब्जेक्ट। ये हमारा दूसरा चैप्टर था, अध्याय 2 हमने कवर कर लिया है। अगली मुलाकात होगी अध्याय 3 यानी कि चैप्टर 3 में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।